साइकोलॉजी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम फर्स्ट यूनिट के थर्ड टॉपिक असेसमेंट के अगले टॉपिक को पढ़ रहे हैं, यानी मेथड ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन की विधियाँ। अब तक पिछले क्लास में आप लोग समझ चुके हैं कि हमारे किसी भी मनोवैज्ञानिक गुणों के परीक्षण के लिए असेसमेंट या मूल्यांकन ज़रूरी होता है, और क्या क्या होता है ये भी हमने बताया, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट आदि। आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम असेसमेंट का मूल्यांकन जो करते हैं किस विधि से करते हैं। आमतौर पे इसके लिए जो हम विधि इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपको बोर्ड में भी दिख रहा होगा, हमने 5 अंकित किया है। वो क्या क्या है? साइकोलॉजिकल टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी एंड सेल्फ रिपोर्ट। 1 बाय 1 मैं एक एक के बारे में बताऊंगी कि उसका उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, या मनोवैज्ञानिक गुणों को समझने में इन जो मेथड्स, विधियों का यूज किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ, पहला साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट या मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है वो हमारे मानसिक और व्यवहारगत विशेषताओं को वस्तुनिष्ठ तथा मानकीकृत मापन है। उसका मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड होता है। बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता आदि सभी विमाओं का मापन के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इसमें होते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस, गाइडेंस, कार्मिक चयन, स्थानगत प्रशिक्षण आदि में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इंटरव्यू है। इसकी भी उपयोगिता है हमारे मनोवैज्ञानिक गुणों को समझने के लिए। इसमें परीक्षणकर्ता यानी जो परीक्षण कर रहा है वो व्यक्ति के साथ वार्तालाप करता है, और वार्तालाप किसी विशेष उद्देश्य से किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि हमारे पास जो मरीज आते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग उनके साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, तो सबसे पहला उसका फ़ायदा ये होता है कि मरीज के साथ हमारा रैपो एस्टैब्लिश हो जाता है, आत्मीयता की भावना डेवलप होती है। हम उनसे बातचीत के क्रम में उनकी बातों, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें इस इंटरव्यू के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इसका डायग्नोस्टिक तो वैल्यू है ही, साथ ही अगर कोई सेल्समैन है वो घर में जाकर लोगों को किसी प्रोडक्ट के विषय में बताता है, तो वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड है केस स्टडी। केस स्टडी को जितने भी मनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं असेसमेंट की, उसमें इसको बहुत डेप्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी गहराई तक जाकर हम लोग इसका मूल्यांकन करते हैं। हम लोग केस स्टडी में ज़्यादातर कोई भी हमारे पास मरीज है, जैसे ओसीडी का मरीज है, तो वो आता है सिर्फ सिम्टम्स बताता है, लेकिन जब उसकी केस स्टडी करते हैं, उसके पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, उनके फैमिली मेम्बर से भी हम लोग बातचीत करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के द्वारा तथ्य एकत्रित करते हुए हमें उनकी केस स्टडी पता चलती है, तो उनके कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज पता चलता है, तो हम लोग उसको ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी गहन और इसमें कुशलता की ज़रूरत होती है और बहुत उपयोगी होता है। तो इससे हम किसी भी चीज़ का, जिस चीज़ का भी आप मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसकी हिस्ट्री तक समझ पाते हैं, उसकी जड़ तक जाते हैं। नैदानिक मनोवैज्ञानिक इस विधि का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया हम लोग करते हैं। व्यक्ति अध्ययन में विभिन्न विधियों, जैसे इसमें कई विधियों का यूज किया जाता है, जैसे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनायर मेथड आदि बहुत सारी विधियों को हम लोग उपयोग करते हैं। चौथा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है ये बड़े ही नेचुरल इन्वायरमेंट में किया जाता है। अगर कोई जो आपका मूल्यांकन कर रहा है, कोई कृत्रिम माहौल नहीं होता है, जिस परिवेश में है आप, वहाँ पे ऑब्जर्वर आपको देख रहा है और आपका करता है। इसका सबसे अच्छा जो मिलता है माँ बच्चे का इंटरैक्शन है, उसमें इस विधि का बहुत ही सफल रूप से उपयोग किया जा सकता है।
प्रेक्षण प्रणाली द्वारा सरलता से किया जा सकता है इसको ऑब्जर्वेशन, लेकिन इसमें माइनस पॉइंट ये है क्योंकि इसमें जो ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है उसका स्थितियों पे बहुत कम नियंत्रण होता है, तो वो चाह के कंट्रोल नहीं कर पाता है। दूसरा, जो उसकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं उसका जो वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो ऑब्जर्वेशन जो प्रेक्षक है उसका व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या करता है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव कमी होती है, अब सब्जेक्टिविटी होती है, तो हमारे व्यक्तित्व, हमारे व्यक्तिगत गुणों का उस पर असर होता है। और लास्ट है आत्म प्रतिवेदन या सेल्फ रिपोर्ट विधि। यह विधि व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। इसके द्वारा ऐसी सूचनाएं किसी साक्षात्कार अनुसूची या प्रश्नावली, किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण या वैयक्तिक डायरी में किया जाता है। हम लोग प्रायः अपने मरीज पे जो यूज़ करते हैं, चाहे बिहेवियर थेरेपी या सीबीटी कुछ भी यूज़ करते हैं, तो हम लोग एक चीज़ हमेशा उन्हें डायरी लिखने का कहते हैं, और डायरी जो वो लिखते हैं उससे बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे डाटा कलेक्ट हो सकते हैं, जिस समस्या के समाधान के लिए हम उसको अपने पास बुलाते हैं। तो ये काफ़ी ही उपयोगी है। अब ये क्या क्या है इसको छोटे छोटे शब्दों में लिखूंगी, आप लोग उसको लिखने की कोशिश कीजिए। तो जैसा कि हम सब ने देखा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है उसके थ्रू हम असेसमेंट करते हैं, आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स मेंटल एंड और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होती है, तो पहली बात वो ये है कि इसको जो बनाया जाता है मनोवैज्ञानिक लोग बनाए होते हैं, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है, और इसमें जो हम लोग मेथड यूज करते हैं उसके द्वारा हम लोग क्या मेज़रमेंट करते हैं, क्या हम लोग परीक्षण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मनुष्य के मानसिक और व्यवहारात्मक जो विशेषताएं हैं उसका मापन साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा होता है। यूज ऑफ मेथड्स, इस मेथड या इस विधि का यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे होता है। तो सबसे ज़्यादा क्लिनिकल डायग्नोसिस, हम लोग के पास जो मरीज आते हैं, हम लोग सबसे पहले उनके लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं ना, तो डायग्नोसिस पता चलता है वो डिप्रेस्ड हैं, वो एंग्जाइटी में हैं, या अगर वो स्ट्रेस है तो उनका स्ट्रेस कितना है, तो इसके माध्यम से डायग्नोसिस करने में सुविधा होती है। साइकोसिस के हैं या न्यूरोसिस के हैं, तो डिफरेंट फील्ड के अलग अलग साइकोलॉजिकल टेस्ट बने होते हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों का डायग्नोसिस क्लियर होता है कि ये बंदा इस बीमारी से ग्रस्त है, क्योंकि इस तरह के या इस प्रकार के लक्षण जो हैं या इस तरह के उसके वे ऑफ थिंकिंग जो हैं उस ओर इंडिकेट करते हैं। तो पहला क्लिनिकल डायग्नोसिस, गाइडेंस में इसका यूज किया जाता है। पर्सनल सिलेक्शन में कहीं भी जॉब होता है, इंटरव्यू लेकर लोगों के विषय में समझा जाता है कि जिस पोस्ट को वो होल्ड करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी पर्सनालिटी है कि नहीं, वो क्षमताएं उनके अंदर हैं कि नहीं। तो पर्सनल सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग, इन सारी जगहों पे हम साइकोलॉजिकल टेस्ट को यूज़ करते हैं। इस मेथड के द्वारा हम उनके मानसिक क्षमता, उनके व्यक्तित्व आदि का मूल्यांकन करते हैं। तो आप इसको चाहिए तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, असेसमेंट का दूसरा जो मेथड होता है वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का भी बहुत अधिक महत्व है किसी भी व्यवहार या मनोवैज्ञानिक गुणों के विश्लेषण या मूल्यांकन के लिए। इंटरव्यू इन्वॉल्व्स सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑन ए 1-to-1 बेसिस। जनरली इंटरव्यू मेथड में 2 लोगों का इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है, एक जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है और दूसरा जो इंटरव्यू ले रहा है। और इसके माध्यम से जिस भी एम से, जिस भी लक्ष्य से जो भी जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरव्यू की रचना की गई है, इंटरव्यू रखा गया है, तो उसके साक्षात्कार या इंटरव्यू के द्वारा बहुत सारे मोर इंफॉर्मेटिव
चीज़ें पता चलती हैं। जिस लक्ष्य से किया जा रहा है जानकारी इस मेथड के द्वारा एक मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है वो बातचीत के जरिए, प्रश्नों के जरिए उन सारी चीज़ों का मूल्यांकन करता है जिसको जानने के लिए उसने ये इंटरव्यू की बनाया है या करने की कोशिश की है। यूज ऑफ मेथड्स, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, सबसे पहला तो यूज़ इसका होता है काउंसलिंग में, काउंसलर एंड क्लाइंट इंटरैक्शन का। और इंटरव्यू जो लेने वाला जो काउंसलर है अगर वो एक्सपर्ट है तो ये इंटरव्यू के दौरान ही वो इतनी आत्मीयता स्थापित कर लेता है कि जो क्लाइंट उसके पास में प्रॉब्लम लेके आया है, क्योंकि प्रायः मनोवैज्ञानिक समस्याओं वाली जो स्थिति होती है तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि खुल के क्लाइंट कहना नहीं चाहता है, उसके अंदर झेप होती है, उसके अंदर एक डर होता है तो कह नहीं पाता है। तो अगर एक कुशल इंटरव्यू लेने वाला है, काउंसलर है, तो वो इतने सहज तरीके से इंटरव्यू लेता है कि खुद ब खुद जो क्लाइंट है वो अपने सारे प्रॉब्लम्स को उससे खुलकर डिस्कशन करता है, समस्या के रूट कॉज तक पहुंचने में मदद मिलती है और उससे जो समाधान किया जाता है वो काफ़ी प्रभावशाली और सफल होता है। इसके अलावा जब एम्प्लॉइयों का सिलेक्शन होता है उस दौरान भी इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के माध्यम से आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपकी मानसिक क्षमता के बारे में, आपकी अभिरुचि के बारे में, आपकी कमजोरियों के बारे में समझ में आता है और उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन किया जाता है या नहीं किया जाता है, या किया जाता है तो किस फील्ड में देना है, कैसे करना है, उसमें बहुत सुविधा होती है। इसके अलावा जर्नलिस्ट लोग भी इंटरव्यू मेथड यूज़ करते हैं, खास करके तब जब कोई मुद्दा कोई बहुत विशेष व्यक्ति के द्वारा किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिस्कशन करना हो, उस जगह भी इंटरव्यू मेथड को यूज किया जाता है। तो यूज ऑफ मेथड में काउंसलर, क्लाइंट इंटरैक्शन, एम्प्लॉय सिलेक्शन, जर्नलिज्म स्पेशली जर्नलिस्ट इंटरव्यूज, इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफ इशू ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो ये इसका यूज़ है और इसके द्वारा काफ़ी हद तक हम मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन कर पाते हैं। आप लोग इच्छुक हो तो प्लीज़ आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट मेथड तीसरा जो है वो केस स्टडी है। केस स्टडी को सबसे डेप्थ स्टडी इसलिए कहा जाता है कि ये वो असेसमेंट का मेथड है जिसमें लगभग सारे मेथड्स को यूज़ किया जाता है। तो केस स्टडी में क्या होता है ये आप जानिए। केस स्टडी इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल इन टर्म ऑफ हिज और हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज और हर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी हो तो केस स्टडी हम लोग यूज करते हैं। केस स्टडी का मैक्सिमम हम लोग क्लिनिकल फील्ड में बहुत यूज करते हैं, इसके अलावा भी इसके और भी जगह यूज होते हैं। बट तो होता क्या है कि अगर किसी भी क्लाइंट के विषय में आपको पूर्ण जानकारी नहीं है, उसे कुछ ऐसी समस्या है जो बहुत डेप्थ में डीप रूट है, उसे डीप रूटेड है, कोई समझ नहीं पा रहा, उसमें केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि इसके थ्रू हम जिस माहौल में, पर्यावरण में या इन्वायरमेंट में उसकी परवरिश हुई है, उसका साइको सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, उसके विषय में जानकारी मिलती है। कब से चीज़ों, उसके पूरा पास्ट हिस्ट्री, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, या उसमें इन्वायरमेंट का कितना रोल है, या उसके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी बातें हुई, या उसकी पेरेंटिंग में, या उसके फैमिली में कुछ उसके साथ ऐसी चीज़ें हुई। ये सारी चीज़ों का जो होता है, इसलिए इसको कहा जाता है बहुत गहन अध्ययन। और इस मेथड में यानी ये केस स्टडी जो है, इसमें सारे मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें कई बार ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी जितने भी प्रकार के जो मेथड्स हैं उन सारे को इसमें कई बार हम लोग इन्वॉल्व करते हैं।
और इससे जो इंफॉर्मेशन मिलता है, जो हमारा डाटा कलेक्ट होता है, वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव तो रहता है, ये बहुत ही यूज़फुल होता है जिस भी पर्पज़ से हम कर रहे हैं। तो केस स्टडी एक ऐसी स्टडी है, सबसे पहले है ये डेप्थ में स्टडी करता है, सतही तौर पे नहीं, आपको किसी भी विषय में डेप्थ जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें हम जड़ समस्या की जड़ तक जानने की कोशिश करते हैं और उसके लिए इंटरव्यू भी यूज़ करते हैं, उनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली मेम्बर्स बताते हैं, परिवार वाले हो सकता है, उनके फ्रेंड सर्किल से हम लोग पूछें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके द्वारा बहुत इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल चीज़ें, बातें पता चलती हैं मूल्यांकन करने का, मतलब मूल्यांकन जिस भी चीज़ का कर रहे हैं तो बहुत ही हमें इंफॉर्मेटिव सूचनाएं प्राप्त होती हैं इसके द्वारा। कहाँ कहाँ यूज होता है, तो पहले तो मैंने कहा है क्लिनिकल हम लोग रोज़ इस मेथड को यूज़ करते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसको यूज करते हैं बेस्ड ऑन डेटा जनरेटेड यूजिंग डिफरेंट मेथड लाइक इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनायर, साइकोलॉजिकल टेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका क्लिनिकल फील्ड में मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं हम लोग प्रतिदिन, अपने जितने भी मरीज हैं उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत फ्रूटफुल इसका रिजल्ट भी आता है। तो काफ़ी इसलिए क्योंकि कोई भी समस्या जब लक्षण के रूप में दिख रहा है, आप लक्षण को देख के उसका समाधान करेंगे तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा जब तक कि आप समस्या की जड़ पे नहीं जाएंगे। केस स्टडी ऐसा मेथड है कि हम उसकी जड़ तक पहुंचते हैं और पहुंच के कारण जान के कारण का समाधान करते हैं तो समस्या का समाधान अपने हो जाता है। तो मेथड ऑफ असेसमेंट में तीसरा यानी केस स्टडी काफ़ी डेप्थ स्टडी करता है, जिसके थ्रू जिस स्टडी में हम लोग सॉरी एक्सक्यूज मी हम लोग और सारे मेथड्स यूज करते हैं, यानी क्वेश्चनर यूज करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं, इंटरव्यू यूज करते हैं। ये सारे मेथड्स का कंबाइंड फल इसमें हम लोगों को मिलता है। आप लोग इसको लिख लीजिए, ये हमेशा याद रखिएगा कि ये डेप्थ स्टडी करता है तक पहुंच। चौथा मेथड ऑफ असेसमेंट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, देखना। तो इसमें जो मूल्यांकन करने वाले ऑब्जर्वर होते हैं, तो इस विधि में क्या इसकी क्या खासियत है? यह व्यक्ति की स्वाभाविक दशा में, मतलब जो जिस तरीके से है नेचुरल वे में उसका उस पर अध्ययन किया जाता है। स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तात्कालिक रिसेंट जो बिहेवियर है, व्यवहार परक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव ढंग से मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए इसमें सिचुएशन जो परिस्थितियां होती हैं उस पर जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है ऑब्जर्वर है उसका कंट्रोल बहुत कम हो पाता है, जिसकी वजह से इसमें उसका जो भी असेसमेंट किया जाता है उसमें सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो जाता है। जो कर रहा है उसकी व्यक्तिगत बातें उसमें आ सकती हैं, यानी ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की जगह इसमें सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की संभावना अधिक होती है। तो ऑब्जर्वेशन एम्प्लॉइंग सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड संगठित एंड ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रोसीड्यूर्स ऑफ रिकॉर्ड बिहेवियरल फेनोमेना अकरिंग नेचुरली इन रियल टाइम। जो सिचुएशन में नेचुरली जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके किया जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मदर और बच्चे के बीच का जो इंटरेक्शन है उसका ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, बहुत इसमें सक्सेस मिलता है। लेकिन यही है कि इसमें आप परिस्थितियों को का जो कंट्रोल ऑब्जर्वर जो करता है वो बहुत कम है, उसका ज़्यादा उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसके लिमिटेशंस कुछ इसमें कमियां मानी गई हैं। पहला लिमिटेशन वही है, ऑब्जर्वर हैज़ लिटिल कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। एंड सेकंड जो इसकी लिमिटेशन है, जो इसकी कमी है, रिपोर्ट्स में सफ़र फ्रॉम सब्जेक्टिव
इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। इसमें ऑब्जेक्टिविटी की कमी होती है, वस्तुनिष्ठता नहीं होती है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर देख रहा कर रहा है ये अपना व्यक्तिगत उसका विचार, उसके चीज़ें उसमें आने की संभावना अधिक होती है। तो इसलिए जो इसमें इंटरप्रिटेशन जो होता है वो इंटरप्रिटेशन जो है वो उसमें सब्जेक्टिविटी की अधिकता होती है। इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो सब्जेक्टिव होता है। तो ये दो इसके लिमिटेशंस हैं। पहला क्या है कि इसमें जो कंट्रोल होता है इन्वायरमेंट का, ऑब्जर्वर का जो कंट्रोल होता है इन्वायरमेंट के प्रति वो बहुत लिटिल, बहुत कम होता है। और दूसरा कि उसका जो भी इंटरप्रिटेशन वो करता है, मूल्यांकन करता है, वो सब्जेक्टिव होता है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए। आप लोगों ने इसको लिख लिया। पांचवा है सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट यानी आत्म प्रतिवेदन। यह वह विधि है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने विश्वास, मत यानी अपने जो वैल्यूज़ होते हैं लाइफ के, उन सब विश्वासों के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं हमें प्रदान करता है। ऐसी सूचनाएं किसी साक्षात्कार या इंटरव्यू, अनुसूची क्वेश्चनायर, साइकोलॉजिकल टेस्ट या पर्सनल डायरी के थ्रू हमें प्राप्त होता है। प्रायः हम लोग जब भी मरीजों का थेरेपी लेते हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपी लेते हैं, जैसे कोई भी थेरेपी ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओसीडी का मरीज है तो उसे किन किन चीज़ों से वो ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, जो भी चीज़ें हैं, तो हम लोग उनको डायरी लिखने को कहते हैं। वो अपनी सारी बातें लिखते हैं। उसके थ्रू समझ में आता है कि इनका जो भी लक्षण है कितना गंभीर है या किन किन मुद्दों से जुड़ा हुआ है, कब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो डायरी हम लोग लगभग सभी मरीज पे अप्लाई करते हैं और उसका बड़ा ही फ्रूटफुल रिज़ल्ट भी आता है। तो ये जो सेल्फ रिपोर्ट है या आत्म प्रतिवेदन है, ये सेल्फ रिपोर्ट के द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा भी मूल्यांकन किया जाता है। उसमें कई चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। इंटरव्यू मेथड भी आता है। उस सेल्फ रिपोर्ट वो जो हम उससे पूछते हैं या बताता है, वो अपने बारे में बताता है या हम अपने बारे में, हमारा कोई ले रहा, हम बता रहे हैं। तो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू से क्वेश्चन आयर, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल डायरी, इन सारे चीज़ों को हम यूज करते हैं। किसी एक चीज़ को भी कर सकते हैं, सबका कंबाइन भी कर सकते हैं। तो इसके द्वारा सेल्फ रिपोर्ट हमारा अपना क्या लाइफ, हमारा वैल्यू है, मूल्य है, किसी भी चीज़ का हमारा वे ऑफ थिंकिंग क्या है, वो सारी चीज़ों की जानकारी हमें सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है कि हमारा कहाँ क्या प्रॉब्लम है और हम उसको कैसे, हमें जैसे कोई आपके पास आए, जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास कोई आया और मैंने उसको बताया कि आप ये चीज़ें यूज़ करो, तो एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे तो पता है कि उसके अंदर थॉट ऑफ कंटामिनेशन है या क्या है, लेकिन वो रियलाइज़ करते हुए भी नहीं कर पा रहा है। तो जब हम लोग बार बार उसको कहते हैं आप डायरी लिखो, रूटीन फॉलो करो, तो वो सारी चीज़ें उससे सेल्फ रियलाइजेशन होती हैं। और कोई भी समस्या अगर हम सेल्फ रियलाइज़ कर लेते हैं, हमें खुद का पता, अपना मूल्यांकन पता चल जाता है कि हमारी स्थिति क्या है, तो हम उस सुधार में जो अपनी मदद खुद कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा आज के क्लास में मैंने क्या बताया, मेथड ऑफ असेसमेंट, यानी जो हम लोग मूल्यांकन करते हैं उसमें किन किन विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने क्या क्या बताया आपको, साइकोलॉजिकल टेस्ट में आगे मैं बताऊंगी कौन कौन तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, आगे की क्लास में आपको पता चलेगा। इंटरव्यू, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड लास्ट सेल्फ रिपोर्ट। तो इन 5 मेथड्स के द्वारा हम लोग असेसमेंट यानी मूल्यांकन करते हैं। हमारे आज का क्लास यहीं पे मैं इसको विराम देना चाहूँगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग, मेरे ख्याल से असेसमेंट वाला जितना भी था पोर्शन वो हो गया है। अब इसके बाद हम लोगों को इंटेलिजेंस या बुद्धि पढ़ना है। तो मैं शीघ्र ही आप लोगों के पास नेक्स्ट क्लास के
मैं जो भी पढ़ाना है वो टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।